हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और हम लोग इस वीडियो में जो है क्लास 8 जेसीईआरटी का जो है वो हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि आप लोग का जो है वो पहला चैप्टर हो चुका है, अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो लिंक जो है सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप जाके अपना सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का जो है वो सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर को भी है कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2। उसके बाद जो है इसका प्रश्न उत्तर को भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रश्न उत्तर देखने से पहले जो है कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्रश्न उत्तर करके कोई फायदा नहीं है। और ये आप लोग का बस केवल क्लास 8 में ही नहीं बल्कि जो है आगे आने वाले क्लासों में भी जो है आप लोग के लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि जो है पीछे का बेस जो बना हुआ रहेगा तो आगे आपको जो है मजबूती के साथ जो है वो आप खड़े रहेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में जो है हम लोग व्यापार से साम्राज्य तक में यानी कि जो है वो अंग्रेजों के बारे में देखने वाले हैं कि अंग्रेज व्यापार करने के लिए कैसे कैसे आया और वो अपना जो है यहाँ साम्राज्य खड़ा कर लिया। मतलब व्यापार के तो बहाने आया, ठीक है, व्यापार एक्चुअल में जो है वो व्यापार करने ही आए थे, लेकिन यहाँ की लोगों की स्थिति वगैरह देखे कि यहाँ की क्या है नहीं है। वो सारा चीज देखने के बाद अंग्रेज को लगा कि जो है कि हम लोग यहाँ जो है आराम से जो है क्या कर पाएंगे कि व्यापार कर पाएंगे। उसके बाद जो है अब यहाँ के लोगों को जो है व्यवहार को देख के, यहाँ के लोगों की समझदारी को देख के जो है बोले कि यहाँ हम लोग जो है साम्राज्य अपना जो है वो स्थापित कर पाएंगे। तो वही सबको हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में। और चैप्टर को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल में फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए हुए हैं और आपको बहुत सारा हेल्पफुल चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 में, तो आप लोग के लिए जो है चैनल जो है हमेशा के लिए जो है वो खड़ा रहेगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों के सामने जो है वो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि व्यापार से साम्राज्य तक यानी कि औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद योग उत्तराधिकारी, मतलब जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो राजा बना, ठीक है, जो उत्तराधिकारी जो था उसके अभाव में, ठीक है, मुगल साम्राज्य कमजोर होते चला गया। मतलब मुगल वंश का औरंगजेब जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद उस तरह का राजा वहां नहीं मिले, ठीक है, उस तरह का राजा वहां नहीं बचे हुए थे जो कि कमजोर, या फिर तो उत्तराधिकारी जो रहा वो कमजोर रहा, जिसके वजह से जो है वो और भी जो है वो मुगल वंश क्या होता गया, पूरा का पूरा कमजोर होते गया। किसके मृत्यु के बाद? तो जब औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है उसके बाद कोई वैसा राजा रहा ही नहीं जो कि मुगल वंश को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो मुगल के सूबेदार लोग जो थे और बड़े बड़े जमींदार लोग थे वो अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता को जो कायम कर लिया। यानी कि हम लोग अगर समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर ये मुगल वंश का जो है वो इतना साम्राज्य है, ठीक है, अब ये मुगल वंश यहाँ तक पूरा जो है वो बड़ा सा क्षेत्र में जो है वो क्या कर रहा है कि शासन कर रहा है। अब जो है कि इसका जो भी योग उत्तराधिकारी था वो कमजोर हो गया, ठीक है, मतलब इतना एरिया संभालने के लिए उसके पास कोई योग जो है वो राजा नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो सूबेदार लोग थे, जमींदार लोग थे, जो थे, मतलब जिसको बोला जाता है कि सेकेंड राजा, मतलब जो है कि राजा के बाद जो राजा बनेगा उस तरह का राजा, तो वो अपने अपने क्षेत्रीय सत्ता को, मतलब कुछ जो है कि इतना से कोई अपना कब्जा कर लिया, कोई इतना से कब्जा कर दिया, कोई बोला नहीं हम इतना से रखेंगे, कोई बोला इतना से रखेंगे, इस तरह से धीरे धीरे जो है वो अपने अपने सत्ता को कायम कर लिया, ठीक है। बड़ा सा साम्राज्य था मुगल का, बड़ा सा साम्राज्य था। अब उसमें जो है कि मुगल वंश का जो कमजोर शासक आ गया, उत्तराधिकारी जो था कमजोर था, तो क्या किया सूबेदार लोग और जमींदार लोग कुछ अपने अपने हिस्से को जो है वो स्थापित करने लगे, इतना हम रखेंगे, इतना अलग अलग जो है वो सूबेदार और जमींदार लोग जो है अपने अपने क्षेत्रीय सत्ता को कायम कर लिया। मतलब अपना स्थानीय जहां का वो सूबेदार था, जहां का वो जमींदार था, वो सत्ता को जो है वो अपना स्थापित कर लिया। तो यहाँ तक आया होगा कि समझ में आया होगा कि औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ तो उसका जो उत्तराधिकारी था वो कमजोर था, जिसके वजह से जो है मुगल वंश को कमजोर कर दिया। और वहां के जो सूबेदार लोग थे, जमींदार लोग थे, वो अपनी क्षेत्रीय सत्ता, मतलब अपना जो है वो शासन को जो है वो अपने हित में करने लगा, जहां जहां का वो सूबेदार और जमींदार थे। उसके बाद क्या हुआ, तो पुर्तगाली और डच के बाद, ठीक है, पुर्तगाली लोग तो आया ही गया था भारत में, उसके बाद डच वाले लोग आए, फिर अंग्रेज आए, ठीक है, और व्यापारी और कंपनी के रूप में भारत आए। और वो जो है कि आए तो इसी तरह से नहीं आए, वो व्यापार करने का मकसद से आए, ठीक है, व्यापार करने के लिए आए। और कंपनी है ना, कंपनी के रूप में, मतलब भारत में जो है कंपनी को लेते आया हुआ, ठीक है, हम लोग ये मतलब व्यापारी करने हैं, इस कंपनी के थ्रू जो हम लोग व्यापार करेंगे, हम लोग का कंपनी ये है, ठीक है, यहाँ से हम लोग चीजों को लेके जाएंगे अपने देश में और वहां बेचेंगे, ठीक है, इस तरह से चीजें। तो व्यापार में जो है वो प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेज को पुर्तगालियों एवं डचों से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले तो पुर्तगाली लोग और डच लोग आ गया था, ठीक है, तो अंग्रेज तो उनसे पीछे आए। तो अंग्रेज जब आए तो उनको जो है पुर्तगाली लोग जो आए थे और डच के लोग जो आए थे उनसे काफी संघर्ष करना पड़ा। यानी वो लोगों के साथ में काफी जो है वो संघर्ष, बोला जाए तो लड़ाइयाँ करना हुआ। किसी भी चीज को, सामान का जो है कीमत में जो है वो बढ़ा के जो है वो रेट में खरीदना पड़ा, ताकि जो है कि लोग जो है अंग्रेज को ही बेचे।
इस तरह से संघर्ष जो हुआ वो अंततः अंग्रेज, है ना, इतना संघर्ष किया कि अंग्रेज का जीत हो जाता है, मतलब पुर्तगाली लोग और डच लोग को जो है ये लोग कमजोर कर देता है। और वहां जो है ये जीत हो गया। उसके बाद जो है यहाँ के व्यापार एवं राजनीतिक पर जो है वो एक छत्र, यानी बोला जाए कि अंग्रेजों का जो है वो अधिकार कायम हो गया। और अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी से जो है इतना विशाल साम्राज्य कैसे बना, बस वही जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी तक जो हम लोग इतना सारा चीज जाने, यहाँ से इतना सारा चीज जाने, ये बस का एक तरह का था, वो ट्रेलर था, ठीक है, कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। एक्चुअली तो अब स्टार्टिंग होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब आगमन होता है यहाँ से मेन हम लोग को क्या पढ़ना है, वो चीज यहाँ से शुरुआत होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में जो है वो इंग्लैंड के कुछ व्यापारी लोग मिल के जो है वो एक कंपनी बनाया था, ठीक है। क्या बताएं हम कि इंग्लैंड की महारानी जो थी, है ना, एलिजाबेथ प्रथम, उस समय की बात है, वहां जो है इंग्लैंड के कुछ व्यापारी लोग जो था वो लोग मिल के जो है एक कंपनी बना दिया। और उस कंपनी को जो नाम दिया वो नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडिया कंपनी। काफी लंबा नाम है, लेकिन हम लोग जो है शॉर्ट के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी का पूरा नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा कि दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम लोग शॉर्ट के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलते हैं, काफी लंबा नाम है, आप जरूर इसको याद रख लीजिएगा। और इसमें जो है वो कि कंपनी के नाम रखा गया। अब कंपनी जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है वो महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब की साइड जो है वो व्यापार का एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया, चार्टर पत्र जो है वो सौंप दिया कि आप लोग जो है वो कंपनी को पूरब की ओर लेके जाइए और वहां जो है आप लोग व्यापार करिए। इस चार्टर के तहत जो है वो इंग्लैंड की कोई भी कंपनी जो है इस क्षेत्र में अब नहीं जा सकता है, मतलब एक चार्टर जो है वो अधिकार पत्र जारी किया गया और कंपनी को बोला गया कि आप लोग पूरब में जाइए और पूरब में जो है आप लोग के पूरब की एरिया के साइड जो है आप लोग को व्यापार करना है और वहां इंग्लैंड के कोई भी व्यक्ति, है ना, जो है व्यापार नहीं कर सकता है। बस खाली जो है कंपनी ही पूरब की साइड जाएगा और वहां जो है इंग्लैंड की कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां जाएगा पूरब की ओर और वहां जो है व्यापार करेगा। यानी कि इसके अलावा इसके कंपटीटर में जो है कोई व्यक्ति या कोई भी जो है व्यापारी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है कौन होना चाहिए, तो बस कंपनी होना चाहिए। तो इस तरह का चार्टर जो है वो तैयार किया गया, किसके द्वारा, तो रानी एलिजाबेथ के द्वारा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो फिर जो है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को जो है वो बता दीजिए कि जो है कि हम लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो के प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो चार्टर्ड पत्र जारी किया, इसके तहत क्या था कि हम लोग जो है पूरब कंपनी जो है पूरब की साइड जाएगा और वहां कंपनी के कंपटीटर में जो है इंग्लैंड के कोई भी जो है व्यक्ति स्पर्धा के लिए नहीं रह सकता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इस चार्टर के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर नए देश की खोज एवं व्यापार कर सकती थी, मतलब पूरब की साइड में, ठीक है, कि पूरब के साइड में जाया जाए और नए देशों को जो है वो व्यापार करने के लिए जो है वो खोजा जाए। लेकिन उसके साथ में जो है केवल कंपनी के लोग ही जा सकते हैं, बल्कि जो है कोई भी व्यापारी वगैरह नहीं जा सकते, उसके कंप्यूटर में कोई भी नहीं रहना चाहिए। परंतु इस चार्टर के तहत दूसरे व्यापारी, है ना, व्यापारिक देशों को पूरब की बाजार में व्यापार करने का प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। देखिए यहां अभी हम क्या बताएं कि बस इंग्लैंड के व्यापारी लोग को, है ना, दूसरे देश के नहीं, बस इंग्लैंड के जो व्यापारी लोग हैं वो नहीं जा सकता है पूरब के साइड और व्यापार नहीं कर सकता है। बाकी दूसरे देश के लोग तो जा ही सकते थे, दूसरे देश के व्यापारी तो जा ही सकता था। ये चार्टर जो तैयार किया गया था रानी एलिजाबेथ के द्वारा, वो इसलिए तैयार किया गया था कि इंग्लैंड की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जाएगा पूरब की ओर और उसके कंप्यूटर में इंग्लैंड के और भी कोई कंपनियां या भी कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, बल्कि दूसरे देशों के ये जो है कंपनियां वगैरह जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन से पहले ही जो है वो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा, आप लोगों को नाम याद होगा कि वास्को डिगामा जो है भारत की खोज किए हुए थे, ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया उससे पहले ही जो है भारत में जो है वो कब 17 मई 1498 ईस्वी को, ठीक है, वास्को डिगामा नामक एक पुर्तगाली व्यक्ति थे, हाँ, नाविक जो थे, उत्तमासा अंतरिप होते हुए कालीकट यानी कि कलकत्ता पहुंच गए, जो कि अभी फिलहाल कालीकट जो है वो कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा नामक एक पुर्तगाली जो थे वो नाविक थे, नाव चलाते थे और उत्तमासा अंतरिप होते हुए जो है वो कहां पहुंचते हैं, कालीकट यानी कलकत्ता पहुंचते हैं। तो आगे की कहानी हम लोग समझेंगे कि आगे आखिर हुआ क्या। तो हॉलैंड वासी, है ना, वहां जो है उनके साथ साथ में जो है हॉलैंड वासी लोग भी जो है वो व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुंच चुके थे। हॉलैंड के लोग, है ना, हॉलैंड के लोग जो थे व्यापारी करने के लिए जो है वो कहां पहुंच चुके थे, भारत पहुंच चुके थे। अब भारत में क्यों लोग जो है या फिर तो कोई भी जो है भारत को इतना क्यों ध्यान दे रहा था, कुछ तो वहां खास होगा ना। तो भारत में जो थे वो उच्च किस्म के रेशम मिलते थे, ठीक है,
उच्च किस्म के मतलब अच्छे क्वालिटी का जो है वो रेशम मिला करता था, और सूती के कपड़े जो मिलते थे वो भी काफी अच्छे होते थे। और वहां जो है वो काली मिर्च यानी कि जो हम लोग गोल की जिसको बोलते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील, ये अनेक प्रकार की चीजें पाए जाते थे, जो कि अन्य देशों के व्यापारियों को, अन्य देशों की कंपनियों को जो है, लोगों को जो है वो चीजें जो है मसाला वगैरह जो भी चीजें यहाँ मिलता था वो लोगों को आकर्षित करता था व्यापार करने के लिए, कि मतलब वो यहाँ आए और अपने देशों में ले जाए, मतलब इस तरह से जो है वो मनोबल को बढ़ाता था, जिसकी यूरोप के बाजार में काफी भी डिमांड था। और ये सारे चीज को जो है सूती कपड़ा, रेशम कपड़ा जो है वो, मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब को जो है काफी यूरोप के बाजार में काफी डिमांडेड था, कि मतलब ये चीज चाहिए यूरोप में। और ये व्यापारियां जो है, ये व्यापारी लोग जो भारत से सस्ते दाम पर खरीद लेता था, मतलब यहाँ जो भारत आने के बाद यहाँ सस्ता खरीदता था और इसको महंगे दाम में जाके जो है अपने देशों में बेचता था। ठीक है, तो यूरोपीय बाजार में भी जो है काफी मुनाफा इससे कमाते थे, क्योंकि सस्ता में खरीद रहा है। अब देखिए कि कोई जो है यहाँ भारत में आके 4 रुपए में कोई चीज को खरीद रहा है और वहां जाके 20 रुपए में बेच रहा है, तो काफी जो है कि मुनाफा कमाया जा रहा है। मतलब जो है कि अगर इनको खर्च अगर निकाल भी दिया जाए, तो खर्च निकालने के बाद जो कि मतलब यहाँ आने और ले जाने में जो है वो खर्च आता है, तो उसको निकालने के बावजूद भी काफी ये सब मुनाफा जो है वो कमा रहे थे। तो थोड़ा सा हम लोग माइंड मैप को देखेंगे। मैप में यहाँ क्या है कि देखिए यहाँ की ब्रिटिश आइसलैंड कहाँ है, मतलब ब्रिटिश का जो है वो जगह कहाँ है ना, देश कहाँ है, यहाँ है। और यहाँ से ये लोग किधर आए थे, तो इधर से इस तरह से होते हुए, है ना, इस तरह से होते हुए जो है वो इस तरह से होते हुए इधर यहाँ आए हुए थे। मतलब जो है अफ्रीका महाद्वीप को छोड़ते हुए, मतलब समुद्र से इस तरह से साइड से होते हुए जो है ये भारत पहुंचे हुए थे। यानी कि सबसे पहले जो वास्को डी गामा था, ये कालीकट यानी जो कलकत्ता, यहाँ पहुंचे हुए। ठीक है, तो ये मैप है, देख लीजिए कि ब्रिटिश आप लोग कहाँ है, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश शासक कहाँ है, इस जगह पर है। और यहाँ से ये लोग जो है व्यापार के थ्रू जो है व्यापार करने के मकसद से यहाँ आया, और यहाँ आके जो है अपना सत्ता को जो है स्थापित कर लिया, अपना जो है वो साम्राज्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है कि वास्को डी गामा जब भी भारत से वापस लौटा, ठीक है, यहाँ से भारत से वापस जब गया, तो अपने साथ में जो है वो क्या क्या लेते गया, मसाला लेकर गया, है ना। वास्को डी गामा ने इन मसालों को बेचा, ठीक है, बेचकर जो उसको आने में, भारत आने में जो समुद्री खर्चा हुआ था, वो भी जो है उसको मतलब क्या बोले कि मूर, है ना, मूर बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में झारखंड में, कि मूर की मतलब मूर हो गया है, मतलब जो कि खर्चा हुआ था वो आ गया, और उसके बाद भी जो है उसको मुनाफा हुआ था। ठीक है, यूरोपीय कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा जो है वो भारतीय बाजार में जो है इन सामानों की कीमत बढ़ने लगी। अब यूरोप के इतने इतने जो है लोग आने लगे भारत, और यहाँ से अपने जो है वो खरीद को ले जाके अपने देश में बेचने लगा, तो यहाँ काफी जो है सामान का कीमत बढ़ने लगा। ठीक है, जहां देखिए जहां कंपटीटर बढ़ता है तो वहां रेट अपने जो है वो कोई भी सामान को बढ़ता है। जैसे कि अभी टमाटर ही है, ठीक है, टमाटर मान लेते हैं, एग्जाम्पल मानते हैं कि एक व्यापारी खरीद रहा है, तो मान के चलिए कि 15 रुपए केजी खरीद रहा है। वहीं अगर 2 व्यापारी आ गया तो क्या करेगा, एक बोलेगा नहीं हम 15.5 में दे रहे हैं, ठीक है, एक बोलेगा नहीं हम 16 में दे रहे हैं, फिर एक बोलेगा नहीं 17 में दे रहे हैं। इस तरह से क्या होगा, रेट जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो काफी यहाँ कंपटीशन जो है बढ़ चुका था। कहाँ, यानी कि जो है भारत में, किस चीज का, तो जो भी यहाँ मसाला वगैरह जो भी चीजें जो होता था, जो कि यूरोपीय बाजार में जिसका बहुत ज्यादा डिमांड था, उन चीजों का जो है वो कंपटीशन में जो है वो रेट बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इन व्यापारियों कंपनियां की मुनाफा घटने लगा। व्यापारी लोग को जो है कि अब ज्यादा रेट में खरीदेगा और वहां जो है थोड़ा सा कम रेट में बेचेगा, है ना, मतलब उतना भी मुनाफा नहीं होने लगा था। तो इस स्थिति को यूरोपीय कंपनियां के लिए नुकसानदायक साबित हुआ कि नहीं, ऐसे में तो जो है हम लोग को घाटा हो जा रहा है। तो व्यापार में जो है वो मुनाफे की कमी से जो है यूरोपीय कंपनियां आपस में लड़ने लगा। आप लोग देखते होंगे कि मतलब कोई भी सामान जो है बेचने के लिए गया है, तो व्यापारी लोग वहां खुद में जो है अपने अपने में लड़ने लगता है कि मतलब हमको चाहिए, इस तरह से करते हुए जो है हम इतना पैसा देंगे, हम पहले बोले थे, मतलब तरह तरह के जो है बातें निकाल के लड़ना शुरू कर देता है, ताकि जो है व्यापार पर उनका जो है एक छत्र राज कायम हुआ। और मतलब देखिए अब ये लोग लड़ने लगा, इसलिए लड़ रहा था कि नहीं अब जो है कि हम लोग यहाँ व्यापार करेंगे, तुम लोग नहीं कर सकता है, खुद में लड़ रहा है। ठीक है, सब चाह रहा था कि हम ही लोग खाली यहाँ से कर सकते हैं। यूरोपीय कंपनियां अपनी अपनी जो है व्यापारिक बस्तियों को किलाबंदी करने लगा। अब यूरोप की कंपनियां लोग जो था बोल दिया नहीं से ये गांव तक जो है हमें यहाँ कोई नहीं घुस सकता है, यहाँ हम व्यापारी करेंगे। अगला जो है व्यापारी बोलेगा नहीं से ये यहाँ जो है इतना दूर तक हम सामान को खरीदेंगे, यहाँ से और जो है दूसरा कोई नहीं खरीद सकता। मतलब अपने अपने जो है किलाबंदी यानी कि जो है वो बाउंड्री वगैरह देने लगा कि इतना से अंदर जो है हम नहीं आने देंगे, और जिस कारण से स्थानीय शासकों से जो है उलझना पड़ा। अब जो वहां के खास जो है स्थानीय शासक था, जो वहां के शासन कर रहे थे, जैसे कि आप लोग को बताया कि जब ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है किस तरह से स्थानीय शासक जो है तो सूबेदार लोग जो है और जमींदार लोग जो है वहां का जो है वो सत्ता स्थापित करने लगा, तो उन लोगों से जो है वो व्यापारिक कंपनियों को भी जो है उलझना पड़ा, मतलब झगड़ा वगैरह करना पड़ा। और व्यापार के साथ साथ इन यूरोपीय कंपनियों को राजनीतिक में भी जो है हस्तक्षेप करना। अब जो है कि व्यापार तो बहाना था, व्यापार के बहाने तो आया हुआ था, है ना, मतलब व्यापार ही एक्चुअल में देखा जाए व्यापार करने के लिए ही आया था, लेकिन यहाँ का जो है वो लोगों के साथ में यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनके साथ में जो है वो उलझना पड़ा, झगड़ा करना पड़ा,
ताकि राजनीतिक रूप से भी ये लोग क्या कर सके, मजबूत हो सके, और व्यापार में एकाधिकार माने कि मोनोपोली, मतलब जो है एक हम भी जो है खाली व्यापार करेंगे यहाँ से, उस तरह की चीजें को स्थापित करने और भारी मुनाफा कमाया जा सके, मतलब इस तरह का सोच हो गया। नेक्स्ट आता है कि कंपनियां की गतिविधियां। अब कंपनियां क्या क्या कार्य किया, ठीक है, काफी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो जरूर जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस सेशन का जो है शेयर कर दीजिएगा। कंपनी की गतिविधियां क्या हुआ, तो भारत में जो है वो व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश जो है ब्रिटेन के साम्राज्य जेम्स प्रथम 1608 ईस्वी में जो है कैप्टन हैकिंग को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेज दिया। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, इंटरेस्टिंग वाली बात है कि क्या हुआ कि जब इतने सारे चीजें हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए, मतलब व्यापार का साम्राज्य जमाने के लिए, जो है अपना सत्ता जमाने के लिए, अपना जो है एक जगह को जो है खोलने के लिए, मतलब अपना पहचान बनाने के लिए ब्रिटिश सम्राट यानी कि जो है क्या किया कि जेम्स प्रथम को, याद रखिएगा नाम आप लोग, जेम्स प्रथम को जो है वो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग, है ना, यहाँ फिर से एक बार समझिएगा आप लोग को कि भारत में जो है व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश के सम्राट जो है, सॉरी ब्रिटिश के जो सम्राट थे कौन, जेम्स प्रथम, है ना, ब्रिटेन के सम्राट उसमें कौन थे 1660 ईस्वी में, जेम्स प्रथम थे। और वो जो है किसको भेजते हैं, कैप्टन हॉकिंग को भेजते हैं। कहां भेजते हैं, तो जहांगीर के दरबार में। कहां, जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। आई होप कि इस जगह पर जो आप लोग को पॉइंट यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ रहा है कि ब्रिटेन के सम्राट तो कौन से सम्राट जो थे कि कैप्टन हॉकिंग को राजदूत बना के जहांगीर के दरबार में भेजे थे, तो जेम्स प्रथम, ठीक है, कब 1608 ईस्वी में। किनको भेजे थे, तो कैप्टन हॉकिंग को। कहां भेजे थे, जहांगीर के दरबार में। तो हॉकिंग ने अपने प्रयास, है ना, हॉकिंग जब जो है कैप्टन हॉकिंग जो है वो गए और अपने प्रयास से खूब मेहनत करने के बाद जो है वो सूरत में, है ना, सूरत में जो है व्यापारिक कोठी जो खोलने में काफी सफलता मिला। और उसके बाद जो है थॉमस रो भी जो है भारत आए, जिन्हें कि जेम्स प्रथम ने जो है मुगल दरबार में समुद्री तटों पर जो है अंग्रेजी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए उद्देश्य भेजा। देखिए सबसे पहले जो है वो जो ब्रिटेन के सम्राट थे जेम्स प्रथम, ठीक है, जेम्स प्रथम 1608 ईस्वी में जो है कैप्टन हॉकिंग को राजदूत बना के भेजे जहांगीर के दरबार में, और वो अपना जो है वो व्यापारिक कोठी खोलने के लिए जो है वो सफल हो गया, है ना, कैप्टन हॉकिंग सफल हो गई। उसके बाद जो है कौन फिर आए, तो थॉमस रो को भी जो है सेकंड टाइम में भेजा गया। और वो उनको इसलिए भेजा गया कि वो कहां जाए, तो उनको मेन जो था भेजा गया वो समुद्री तट पर जो है अंग्रेजी व्यापार को जो है स्थापित करे। तो समुद्री तट यानी समुद्र के किनारे, तो जो है थॉमस रो जो है वो समुद्र तट में जो है वो व्यापार स्थापित करने में जो है वो काफी जो है सफलता मिला। और थॉमस रो जो है वो भारत के सूरत यानी कि समुद्र के किनारे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुदृढ़, है ना, अच्छे स्थिति के जो है वो बना गया था। मतलब वहां जो है दो व्यापारिक कोठी खोल चुका था। मतलब देखिए एक जो है कि कैप्टन हॉकिंग के द्वारा और दूसरा जो है वो थॉमस रो के द्वारा। तथा आगरा हो गया, भदोच हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सब जगह पर जो है वो कोठियां, मतलब अंग्रेजी के जो है वो कंपनियां की कोठियां खुल चुका था। मतलब जो है कि उन लोगों के लिए ऑफिस टाइप में जो है वो चीजें खुल चुका था। और वे अब जो है वो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगे। अब इतना सारा चीज होने के बाद जो भारत का राजनीति था, यहाँ के लोगों को देखने समझने के बाद ये लोग यहाँ की राजनीति में जो है इंटरेस्टिंग जो है वो रुचि लेने लगे, है ना। और रुचि लेने लगे तो अब जो है कि अब यहाँ के लोगों को तो मूर्ख बनाया जा रहा है। धीरे धीरे तो मूर्ख बनाया जाएगा। यहाँ के आने के बाद, कंपनी आने के बाद काफी चीजों को पढ़ लिया, यहाँ के लोगों को पढ़ लिया, यहाँ के वातावरण को पढ़ लिया, यहाँ की चीजों को पढ़ लिया, तो लोग यहाँ लगा कि अंग्रेजों की कि हम लोग जो है अब शायद जो है यहाँ का राजनीति में जो है दिलचस्पी लिया जाए और यहाँ भी राजनीति किया जाए और लोगों को जो है वो मूर्ख बनाया जाए और अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करा जाए। ठीक है, ये सारी चीज। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, अब बंगाल जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो यहाँ क्या क्या चीजें हुआ, तो सबसे पहले तो शाहजहां ने, है ना, शाहजहां ने पुर्तगालियों को जो है, पुर्तगाली लोग आए उससे काफी क्रोधित हो गए। तो शाहजहां ने पुर्तगालियों से कुछ क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दिया तथा अंग्रेज को बंगाल में सीमित क्षेत्र पर व्यापार करने की इजाजत दे दी। देखिए यहाँ खेला हो गया, है ना, जैसे कि बंगाल में जैसे कि ममता बनर्जी जैसे बोलते हैं कि खेला हो, है ना, तो यहाँ खेला हो गया। खेला क्या हुआ कि शाहजहां जो थे वो पुर्तगालियों को, है ना, पुर्तगाली लोग से क्रोधित हुए और उनको बंगाल से बाहर निकाले। ठीक है, और यहाँ क्या मौका मिल गया ये लोग अंग्रेज लोग को कि अंग्रेज को सीमित क्षेत्र पर, मतलब कुछ क्षेत्र दे दिया गया है, मतलब खेला हो गया, कुछ क्षेत्र दे दिया गया अंग्रेजों को कि आप लोग जो है यहाँ तक जो है वो शासन कीजिए। ठीक है, अब शासन करने के लिए तो आप लोग यहाँ जगह मिल गया, व्यापार करने के लिए, सॉरी व्यापार करने के लिए जो है मिला, लेकिन एक्चुअल में जो है कि ये लोग शासन करने के लिए ही मौका दे रहा था हर बार। यहाँ के जो भी राजा वगैरह रहे या जो भी रहे वहाँ का जमींदार वगैरह रहे, वो जो है कि देखिए यहाँ की शाहजहां के द्वारा क्या गलती हुआ, पुर्तगालियों को तो भगा दिया गया, लेकिन किनको दे दिया गया जगह, अंग्रेजों को।
व्यापार करने के लिए इजाजत दे दिया। अब जो है कि देखिए, हाँ, मद्रास में जो है जहाज से जो है सामान लाती थी, और स्थानीय नौकाएं विलियम्स स्पीसन्स द्वारा जो है वो बनाया गया चित्र एक है कि मतलब किस तरह से वहां नाव में जो है वो जहाज से चीजें को जो है नाव से फिर वहां आगे तक बढ़ाने के लिए कैसे कैसे होते थे चीजें। अब यहाँ थोड़ा सा बात ये आया कि शाहजहां जो थे वो पुर्तगालियों को तो भगा दिए, और अंग्रेजों को जो है क्या कर दिए, बोले कि आप सीमित क्षेत्र तक जो है आप व्यापार कर सकते हैं। तो 1698 ईस्वी में कंपनियां ने 3 गांव, है ना, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनियां जो है 3 गांव, कौन कौन, तो सुतांटी, कालीकत्ता और गोविंदपुर, ये 3 गांव की जमींदारी को जो है 12,000 रुपये जो है वो भुगतान कर प्राप्त किया। सुनिएगा यहाँ थोड़ा सा, यहाँ से पॉइंट का आप थोड़ा सा समझिएगा कि यह हुआ क्या कि शाहजहां पुर्तगालियों से क्रोधित हुआ, बंगाल से उसको बाहर किया, और अंग्रेज को बोला कि आप लोग जो है कुछ क्षेत्र तक व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो 1698 ईस्वी में ये बातें हुआ, ठीक है। तो कंपनियां 3 गांव, कौन कौन, सुल्तानटी, कालीकट्टा और गोविंदपुर, वहां के जमींदार से जो है 12,000 रुपया प्राप्त किया, और यहाँ निर्मित फैक्ट्री के आसपास फोर्ट विलियम्स निर्माण किया, यानी कि जो है वो घेराबंदी कर दिया, ये 3 गांव को जो क्या किया, घेराबंदी कर दिया, ठीक है। तो अब घेराबंदी किया, ये जो है आसपास में फोर्ट विलियम का मतलब क्या हुआ कि घेराबंदी कर दिया, निर्माण किया, जो कि अभी जो है वो कलकत्ता नगर के नाम से जाना जाता है, और जिसको घेरा किया अंग्रेज लोग 3 गांव, कौन कौन, तो सुल्तानवटी, कालीकट्टा और गोविंदपुर, है ना। 12,000 रुपये भुगतान किया, है ना, भुगतान प्राप्त किया वहां के जमींदार से, जमींदार को जो 12,000 रुपया भुगतान मतलब दे दिया, है ना। समझिएगा पॉइंट को, आप समझिएगा कि क्या हुआ कि शाहजहां जो था कि पुर्तगालियों से क्रोधित हुआ, उसको भगाया, ठीक है। अंग्रेजों को जो है वो 3 गांव जो मिल गया, मतलब कुछ क्षेत्र तक जो है वो मिल गया कि आप लोग यहाँ तक जो है शासन कर सकते हैं, सॉरी व्यापार कर सकते हैं। तो 1698 ईस्वी में कंपनी, है ना, क्या किया, 3 गांव को खरीद लिया, सुल्तानवटी, कालीकट्टा, गोविंदपुर, है ना, 12,000 रुपया दिया वहां का जमींदार को, और वो खरीद लिया। और खरीदने के बाद वहां क्या किया कि आसपास में जो है फोर्ट विलियम जो है वो घेराबंदी कर दिया, किलाबंदी कर दिया, और उसको अभी जो है वो कलकत्ता नगर के नाम से जाना जाता है। आई होप कि अभी भी आप लोग का समझ में क्लियर यहाँ आ गया होगा कि औरंगजेब के फरमान द्वारा, है ना, औरंगजेब का किया कि वो क्या बोल दिया कि देखिए यहाँ मूर्खता कितना किया गया, है ना, मूर्खता यहाँ लोगों के, यहाँ के शासकों के द्वारा मूर्खता किया गया, तब जाके अंग्रेज जो है यहाँ शासन कर पाया। तो ये क्या क्या औरंगजेब के फरमान क्या था कि निःशुल्क व्यापार करने का अनुमति दे दिया गया। बताओ कि अपना घर में कोई आया है व्यापार करने के लिए और उसको फोकट में जो है व्यापार करने के लिए देंगे, तो ये तो आदमी तो अब सोचेगा कि सर में चढ़ेगा ही कि फ्री में जो है हम लोग व्यापार कर सकते हैं, है ना। यहाँ बेवकूफी वाला काम कौन किया, तो औरंगजेब किया, ठीक है। तो औरंगजेब का किया कि निःशुल्क व्यापार करने का अनुमति कंपनी को दे दिया कि जाओ बिना जो है कर दिए तुम लोग जो यहाँ से व्यापार कर सकता है ना। मूर्खता आप लोग यहाँ देखिए। तो जिसका जो है फायदा कंपनी उठा रही थी, अब कंपनी तो खुश हो गया कि अरे अब तो जो हम लोग को तो टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है, और बिना जो है कर चुकाए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। परंतु कंपनी के अफसर अपना निजी व्यापार करते थे। अब कंपनी के अफसर लोग क्या किया, अपना अपना व्यापार करने लगा, मतलब कंपनी जो था वो तो व्यापार कर ही रहा था, लेकिन ये सब साइड से, है ना, अलग से जो है अपना चीजों को खरीद कर ले जा के बेचना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उनको भी जो है वो कर नहीं देना पड़ रहा था, बच जा रहे थे वो लोग भी, ठीक है। तो जिस कारण से बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां से कंपनी का टकराव होने लगा कि आप लोग को जो है वहां कंपनी को जो है वो मतलब निःशुल्क जो है वो बिना टैक्स दिए जो है वो व्यापार करने का अधिकार मिला है, लेकिन सब जो है वो अपना अपना जो है क्या करने लगा, पर्सनली निजी व्यापार करने लगा कंपनी के लोग। तो मुर्शिद कुली खां से जो है कंपनी के काफी टकराव होने लगा, और ये चीज युद्ध की ओर जो है वो बढ़ने लगा, ठीक है। औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है, बंगाल के नवाब अपने सशक्त बनाने में जुट जाते हैं। मतलब जब जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है तो कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था मुगल वंश का, तो वहां के जो जमींदार लोग थे, नवाब लोग थे, वो लोग जो है अपना स्थानीय शासक जो है अपना स्थानीय क्षेत्रों को जो है वो अपने कब्जे में करने लगा। और अंग्रेज इस समय तक जो है काफी अपने आप को मजबूत कर चुका था। मजबूत करने में तो हेल्प कौन किया, ये मुगल वंश के लोगों ही, जो मुगल वंश के जो सम्राट था वो तो हेल्प किया ना। तो दक्षिण में फ्रांसीसी पर विजय प्राप्त करके बंगाल के धन कमाने में उनका जो है हौसला बढ़ने लगा था। अब इतना सारा चीज होने के बाद जो है कि ये सब मोटिवेट होने लगा था, ठीक है, अंग्रेज लोग और कंपनी। तो मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां व सिराजुद्दौला बंगाल के जो है शक्तिशाली पावरफुल शासक थे। मतलब जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो स्थानीय शासन को जो है वो, मतलब स्थानीय क्षेत्रों को जो अपने अपने कब्जे में करने लगा। तो बंगाल में 3 लोग, है ना, कौन कौन, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी कुली खां, सॉरी अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये 3 लोग जो थे वो काफी शक्तिशाली थे। कहाँ का, तो बंगाल का, ठीक है। तो इन्होंने अंग्रेज को जो है वो व्यापारिक हित पर रोक लगाने का पूरा कोशिश किया कि अंग्रेज को जो है वो जिस तरह से तेजी से बढ़ते जा रहा है यहाँ जो है व्यापार के लिए, उसमें कुछ जो है वो पाबंदियां लगाया जाए, लोगों को रोका जाए,
है ना। तो व्यापारिक रियायत में कमी के नजराने की जो है मांग किया। सिक्के ढालने और किलेबंदी पर रोक से बंगाल के नवाब व अंग्रेज के बीच में काफी जो है टकराव होने लगा था। मतलब जो भी बंगाल के नवाब लोग थे और अंग्रेज लोग थे, उनके बीच में काफी लड़ाइयां होने लगा था। और इस विवाद में जो है बंगाल के नवाब व अंग्रेज के बीच में जो है अपना अपना तर्क दिए, है ना। दोनों जो है अपने तरफ से कुछ बातें को रखे। और बात क्या था कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे कि अंग्रेज जो है वो वहां के जो शासक थे, ठीक है, नवाब थे, उनको जो है नीचा दिखाने में लग गए। और वहां के नवाब जो थे वो अंग्रेज को नीचा दिखाने में लग गए। और दोनों के बीच में काफी टकराव हुआ। और टकराव इतना बढ़ गया कि ये युद्ध की ओर चला गया, है ना। टकराव इतना वहां के बंगाल के नवाबों के साथ में और कंपनी के साथ में टकराव इतना बढ़ा कि वो टकराव जो है वो युद्ध की ओर बढ़ चुका था। और ये युद्ध जो है पलासी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ। आई होप कि ये डेट को आप लोग जो है वो इतिहास में डेट जो है काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो पलासी का युद्ध जो है वो क्यों हुआ? बंगाल में जो नवाब लोग थे और अंग्रेज जो थे, एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में जो है ये युद्ध शुरुआत हो जाता है। लेकिन अब यहाँ बात आता है कि क्या सच में युद्ध होता है या फिर तो क्या होता है, वो चीजों को हम लोग देखेंगे। यहाँ देखा जाए कि अगर भारत को गुलाम बनाने में ना यहाँ के लोगों का भी जो है बहुत बड़ा हाथ है ना। यहाँ के जो शासक थे, जो दोगलापंथी किए हुए हैं, मतलब कि एक तरह से हम लोग बोला जाए कि मतलब क्या किए, मतलब कि विश्वासघात, है ना, विश्वासघात किया। उसके वजह से जो है अंग्रेज यहाँ अपना सत्ता को स्थापित कर पाया था। तो अब आगे हम लोग देखेंगे प्लासी का युद्ध के बारे में। तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को जो है वो बंगाल का नवाब बनाया गया। मतलब अली वर्दी खान वहां मृत्यु हो गया। अब उसके बाद जो है वहां का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। अब अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासन उनके व्यापारिक हितों को ध्यान में रखे। मतलब बंगाल में जो शासन कर रहा है, वो जो अंग्रेज लोग व्यापारी कर रहा है, उसको ध्यान में रखे, जैसे जैसे वो चाहते हैं वैसे वैसे करे। तो सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेज का मनसबा जो है था वो कायम नहीं हो पाया। मतलब सिराजुद्दौला के आगे जो अंग्रेज लोग था वो अपने बातों को जो है वो अमल नहीं कर पाए, है ना। मतलब जिस तरह से चाहते थे अंग्रेज या कंपनियां जिस तरह से चाहता था, उस तरह से जो है वो सिराजुद्दौला नहीं होने दिया। तो अंग्रेज एक तरफ नवाब को जो है विरोध करने लगे, सिराजुद्दौला से जो है विरोध करने लगे, उनका और शत्रुओं का शरण देने लगे। मतलब जो सिराजुद्दौला का शत्रु था, अंग्रेज उसको शरण देने लगा कि मतलब आप लोग आइए। मतलब यहां समझिएगा कि सिराजुद्दौला का जो दुश्मन था, ठीक है, उसको ये लोग दोस्त बनाने लगा। किसको? जो लोग थे, ठीक है, जो शत्रु थे सिराजुद्दौला का, उनको जो है वो दोस्ती के रूप में जो है अंग्रेज करने लगे। और दूसरी तरफ जो है वो सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है राजनीतिक षड्यंत्र भी रचने लगे अंग्रेज लोग। जो था कि इसको जो है किसी भी तरह से जो है ना हराना है तो हराना है, ठीक है। परंतु अंग्रेज को भी इसमें कामयाबी नहीं मिली। सिराजुद्दौला जो है इतना शक्तिशाली था कि उतना आसानी से जो है ये अंग्रेजों को जो है वो मतलब नहीं दे पाया, है ना। अंग्रेज को जो है उतना मतलब कामयाबी नहीं दे पाया। और इसी बीच जो है सिराजुद्दौला ने अंग्रेज पर जो है दबाव डालना शुरू कर दिया। अब देखिए कि अंग्रेज क्या चाह रहे थे? अंग्रेज चाह रहे थे कि जो भी बंगाल का शासक हो हम लोग के हित में काम करे। लेकिन वहां का शासक जो है अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद कौन बना? सिराजुद्दौला बना। अब वो अंग्रेज जिस तरह चाहते थे उस तरह से नहीं हो पाया, है ना। सिराजुद्दौला जो है उस तरह से नहीं होने दिया। तो अंग्रेज लोग क्या करने लगा कि नवाब के खिलाफ में जो है विरोध करने लगा। और शत्रुओं को, जो कि नवाब का जो भी शत्रु था, उसको ये लोग शरण देने लगा, दोस्ती करने लगा। और दूसरी तरफ जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ जो था, ये लोग क्या कर रहा था कि राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा था कि मतलब कि किस तरह से इसको हराया जाए। परंतु अंग्रेज इसमें भी जो है वो विफल रहे, सफलता नहीं मिला। इसी बीच जो है सिराजुद्दौला ने अंग्रेज पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने आदेश जारी कर दिया, कुछ चीजें जो है बोला कि कंपनी उसके राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप न करे। मतलब जैसे भी हम लोग यहाँ राजनीति चला रहे हैं, हम लोग जिस तरह से यहाँ का विधि व्यवस्था को चला रहे हैं, वो अंग्रेज लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकता। ये हम लोग का पर्सनल मामला है। तो किलेबंदी को रोके तथा जो है राजस्व बकाया चुकाया, राजस्व को चुकाए। मतलब देखिए कि जो भी बकाया है राजस्व, जो भी टैक्स बकाया है, कंपनी उसको चुकाए। और हम लोग का जो है जो पर्सनली जो है वो राजनीतिक मामला है, हम लोग का निजी मामला है, उसमें जो है अंग्रेज जो है वो दखलंदाजी न करे। ये जो है वो कंपनी के ये सिराजुद्दौला के द्वारा कंपनी को बोला गया। और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में काफी जो है वो संघर्ष हुआ। और संघर्ष होगा ही। अब इतना सारा चीज बात आने के बाद जो संघर्ष होगा। लेकिन अब बोला जाए कि किसी व्यक्ति को खिला खिला के जो है परका दिया जाए और उसको एक बार नहीं खिलाया जाए तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। अब इससे पहले से जो है सिराजुद्दौला से पहले जो है शाहजहां है या फिर तो ये सब जो थे, तो औरंगजेब, ये सब क्या किया? फ्री में जो है क्या किया कि व्यापार करने के लिए दे दिया, या फिर तो कुछ क्षेत्र तक जो व्यापार करने के लिए दे दिया। मतलब ये सब क्या किया? ये सब तो कुछ खुद जो है लालची बना के ये सब को गया अंग्रेजों को। तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलाबंदी को नष्ट करने का आदेश दे दिया। अब सिराजुद्दौला क्या बोला कि जो फोर्ट विलियम 3 गांवों का जो है वो घेराबंदी किया था अंग्रेज लोग, उसको क्या करो कि नष्ट करो, है ना। तो अब अंग्रेज जो बोला कि नहीं, ऐसे नष्ट कैसे करेंगे, है ना, हम लोग पैसा दिए हुए हैं, 12,000 रुपये में जो है गांव को खरीदे हुए हैं। तो क्रोधित होकर नवाब ने 17 है ना मई 1756 ईस्वी में जो है कासिम बाजार पर
आक्रमण करवा दिया और उसको जो है कब्जा में लिया। और 20 जून को 1756 ईस्वी को नवाब जो है वो फोर्ट विलियम को जो है वो विध्वंस भी कर दिया। आप लोग यहाँ थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को किलाबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन अंग्रेज बोला कि नहीं करेंगे, है ना। तो क्रोधित होकर वहां के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला जो है क्या किया कि मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण भी किया और उसको कब्जा में ले लिया। और 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम को भी जो है वो अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, नवाब की फौज ने जो है कई अंग्रेजी अफसरों को भी गिरफ्तार कर लिया, यानी कि जो है सिराजुद्दौला के जो है वो अफसर लोग जो है सिराजुद्दौला के जो है फौज जो थे अंग्रेज को जो है वो कुछ अंग्रेजों को जो है गिरफ्तार कर लिया और उसको जो है गोदाम को भी जो है कब्जा कर लिया। मतलब जो भी अंग्रेज का जो गोदाम था उसको भी अपना कब्जा में ले लिया। और कई अंग्रेज अफसर ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर बोल दिया। तो अनेक अंग्रेजी बंदी बना लिए गए, मतलब अनेक जो है अंग्रेज के लोग जो है वो बंदी भी बना लिया गया कंपनी में जो काम करते थे। और कलकत्ता का जो है भार, है ना, कलकत्ता का भार जो है मानिक चंद को सौंप दिया गया कि अब जो है कि कलकत्ता तो हो चुका था सिराजुद्दौला का, लेकिन अब वहां जो सिराजुद्दौला हमेशा रह नहीं सकता है, क्योंकि वो दूसरे जगह जो था उसको जाना था, वहां का जो है कि मतलब उधर भी जो है कि एरिया को देखना था। तो कलकत्ता का जो भार जो है मानिक चंद को सौंप दिया और वो जो है सिराजुद्दौला जो अपना राजधानी था मुर्शिदाबाद वहां चला गया। मुर्शिदाबाद ये सिराजुद्दौला चला गया, क्यों? क्योंकि वहां का भार, है ना, कलकत्ता को जीतने के बाद जो है उसको सौंप के किसी व्यक्ति को सौंप के गया कि तुम यहां से देख रेख अच्छे से करना। लेकिन अब यहाँ जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि विश्वासघात। ठीक है, जब इस घटना का जानकारी मद्रास पहुंचा तो अंग्रेज और भी क्रोधित हो गए। क्रोधित क्यों हुए? क्योंकि फोर्ट विलियम्स को जो अपना अधिकार में जो है वो कर लिया, है ना, सिराजुद्दौला के द्वारा। तो ये नवाब को सबक सिखाने के लिए जो है वो प्लानिंग करने लगे कि कैसे इसको जो है सबक सिखाया जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है वो थल सेना नौसेना कलकत्ता की ओर बढ़ा दिया कि सब सेना लेके चलो, है ना, कलकत्ता की ओर चलो। अब स्थिति का आकलन करने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारी को रिश्वत देके अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करने लगा, मिलाया भी। यहाँ आप लोग समझिएगा कि कंपनी यहाँ कितना मतलब क्या किया कि कंपनी इतना सारा चीज होने के बाद, सारा स्थिति को देखने के बाद कंपनी बोला कि वहां के बड़े बड़े लोगों को पैसा दो, है ना, पैसा में कौन नहीं बिकता है, पैसा दो और अपने पक्ष में मिलाओ। और इस स्थिति में मानिक चंद्र बिना विरोध किए, है ना, बिक गया, मानिक चंद्र बिक गया। यहाँ जो है मूर्खता पूर्वक जो है वो धोखा दे दिया कि मानिक चंद्र जो है वो क्या किया, बिक गया और अपना राज यानी कि कलकत्ता को जो है वो अंग्रेजों को सौंप दिया। देखिए यहाँ क्या हुआ कि जहां तक अगर देखा जाए कि भारत को गुलाम बनाने में जो है ना कि यहाँ के लोगों को, यहाँ का शासकों का जो है वो पूरा का पूरा हाथ है, जिसका जो है कि लालची, है ना, लालची में जो है वो कुछ पैसा मिला तो कलकत्ता को बिना विरोध किए जो है वो सौंप दिया। इससे अंग्रेज का मनोबल और भी बढ़ गया, है ना, देखा कि अरे पैसा तो यहाँ के लोग बिकते हैं तो क्यों नहीं पैसा से खरीदा जाए। तो मनोबल बढ़ा और उसके नवाब के खिलाफ युद्ध की भी घोषणा कर दिया, है ना। अब जो है कि जो कंपनी था, अंग्रेज जो था, वो बोला कि नहीं, अब नवाब के बीच में जो है वो युद्ध होगा। और अली नगर की संधि करनी पड़ी, है ना, विवश होकर जो है नवाब को जो है वो अली नगर जो था वहां से जो सिराजुद्दौला था उसको संधि करना पड़ा, क्योंकि युद्ध करना था। अब जिसके तहत जो है नवाब ने कंपनी को वह सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उसे मुगल शासक फर्रुखसियर के फरमान के द्वारा प्राप्त हुआ था। और इस संधि के बावजूद भी जो है वो दोनों पक्ष में अविश्वास कायम रहा। अंग्रेज नवाब के विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे थे और नवाब जो है वो अंग्रेज को लेकर जो है सजग थे और अंततः युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। फिर से जो है वो युद्ध की ओर बढ़ गया। 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में लगभग 22 मील दूर में स्थित एक प्लासी नामक जगह है, वहां सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ाई हुआ। सेनापति मिर्जाफर, फिर यहाँ विश्वासघात होता है। देखिए कि यहाँ कितना बार विश्वासघात किया जा रहा है। मिर्जाफर उस समय तो मानिकचंद विश्वासघात किया और सेनापति जो सिराजुद्दौला जो सेनापति था मिर्जाफर, वो भी विश्वासघात किया, है ना। और उसके कारण जो है वो क्या हुआ, प्लासी का युद्ध जो है एक अल्पावधि, मतलब जो है वहां युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध हुआ ही नहीं, सेना तो दोनों तरफ का गया, लेकिन वहां हुआ क्या, सेनापति जो मिर्जाफर था वो विश्वासघात किया, युद्ध जो कर भी नहीं किया और युद्ध जो है कुछ ही घंटे में समाप्त हो गया। ठीक है, अब आगे की बात हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ। तो युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया जाता है और मिर्जाफर, है ना, मिर्जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। देखिए कितना यहाँ विश्वासघात हो रहा है। अब भारत में कंपनी की यह जीत एक बहुत मायने रखती थी। अब कंपनी को तो मनोबल और भी बढ़ने लगा, दो लोगों को अपने अंदर में मिलाया और उसके बाद जो है तो कंपनी मिर्जाफर को कठपुतली का जैसा नचा रहा था, मतलब जैसे जैसे बोल रहा था वैसे कंपनी जैसे बोल रहा था वैसे मिर्जाफर वहां काम करते जा रहा था। परंतु धीरे धीरे कंपनी को महसूस होने लगा नहीं 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 नहीं, मिर्जाफर जो है ना, मिर्जाफर जो है वो भी अपने प्रजा के भलाई के लिए कंपनी व्यापारिक हितों की रक्षा करने में आनाकानी जो है होने लगा। नहीं, यहाँ ये अंग्रेज सोचा कि नहीं, मिर्जाफर जो है ना कुछ जो है अपना लोगों को जो है काफी भलाई कर रहा है, तो
इसको जो है कुछ तो व्यवस्था करना होगा। तो फिर अंग्रेज का किया, तो अंग्रेज जो है मिर्जाफर को हटा दिया और वहां का जो है वो नवाब मीर कासिम को जो है वो चुन दिया गया था। जब मीर कासिम भी अंग्रेज की सभी बात मानने से इनकार करने लगा, तो अंग्रेज उसके खिलाफ में भी जो है वो साजिश करने लग गया। बात तो आप लोग समझिएगा कि जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने मिर्जाफर को बंगाल की नवाबी कर सौंप कर जो है मीर कासिम के विरुद्ध जो है वो युद्ध छेड़ दिया। देखिए अब अंग्रेज जो है वो जिसको जिसको वहां सौंपा, तो उनके विरुद्ध में भी जो है युद्ध करना शुरू कर दिया। ये युद्ध जो था, यानी कि बंगाल के नवाब जो था कौन बना, मीर कासिम बना, है ना। मिर्जाफर के बाद जो है मीर कासिम को बनाया गया, और मीर कासिम को भी जो है वो बंगाल में जो सम्राट बना, यानी कि वहां का नवाब बना, तो अंग्रेज का बात नहीं मानने लगा। तो मीर कासिम के विरुद्ध में भी जो है युद्ध छेड़ दिया गया। और ये युद्ध जो है कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, और बक्सर के युद्ध के नाम से ये जाने लगा। ठीक है, मतलब जाना जाने लगा। और इस युद्ध में एक और मुगल शासक आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम था एक तरफ से, और दूसरी तरफ से अंग्रेज के सेना का नेतृत्व जो करने वाले थे वो कैप्टन मुनरो, यानी कि कैप्टन मुनरो, और इधर से जो थे दूसरी तरफ से, मतलब इंडियन लोगों में से, तो सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन लोगों के बीच में जो है ये युद्ध होता है, और ये तीनों सम्मिलित शक्ति से भयभीत होकर अंग्रेज, अब तीन लोग यहाँ मिले हुए थे इंडियन लोगों में से, जो है तीन थे। कौन कौन, तो शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, तीन लोग थे, और अंग्रेज की तरफ से कैप्टन मुनरो। तो इनसे भयभीत होकर जो है वो अंग्रेज ने अवध के नवाब को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश किया, लेकिन असफल हो गया, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजय कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या है कि हेक्टर मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को जो है वो, अंग्रेजी सेना जो है वो हरा दिया। अब इस युद्ध का परिणाम अंततः महत्वपूर्ण था और तथा अस्थायी सिद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध विजय होने के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित कर। अब बक्सर के युद्ध जो है वो जीतने के बाद अंग्रेज काफी जो है ये लोग जो है वो, मतलब अपने आप में बोला जाए ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। अब मुगल सम्राट बंगाल के नवाब व अवध के नवाब को पूर्ण रूप से कठपुतली का शासक बन गया था। अंग्रेज कठपुतली के शासकों के अनुभव से सीख लेते हुए खुद को नवाब का रास्ता खोजने लगे, है ना। इसके बाद इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है मुगल सम्राट ने इस कंपनियों को जो है वो बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया, और कंपनी के इतिहास में जो है वैज्ञानिक, आर्थिक और व्यापारिक युग जो है वो समाप्त हो गया। अब यहां से स्टार्टिंग होता है कि अंग्रेज सम्राट बन गया। अब अंग्रेज जो है कि व्यापार नहीं बल्कि जो है वो लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। कंपनी के अफसर का लक्ष्य क्या हो गया वो चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसमें, है ना, कंपनी के अफसरों और कर्मचारियों के जो है बीच में भारत में खूब कमाई किया और इस तरह से अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहते थे कि इसके लिए कंपनी के अफसर कर्मचारी भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने लगे थे, है ना। नवाबों को उनके दबाव में जो है वो, या फिर तो यह रहता था कि कंपनी के अफसर को जमीन और बहुत सारा जो है पैसा दे। रॉबर्ट क्लाइव ने तो भारत को अकूत संपत्ति अर्जित किया था, पर सभी अफसर व कर्मचारी क्लाइव की तरह धन नहीं कमा सके थे। मतलब यहाँ की कंपनी के अफसर को जो था अपना निजी व्यापार करने लगा था, उसके वजह से बहुत जो अफसर लोग था वो अंधाधुन पैसा कमाया, तो कुछ जो है वो नहीं कमा पाया। अंधाधुन पैसा कमाने वाले में से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो काफी, है ना, कमाया। कंपनी का फैलता सम्राट, अब कंपनी कैसे कैसे फैलता गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के रियासत का अधिग्रहण करने के लिए सीधे सैनिक हमले न करके राजनीतिक तरीका से जो है वो, और आर्थिक तरीका से, कूटनीतिक तरीका से जो है वो सहारा देने लगा कि डायरेक्ट हम लोग जो है सैनिक से हमला नहीं करो, है ना। अलग अलग तरीकों से लोगों को जो है वो मूर्खता बनाते बनाते जो है वो हर एक चीज से जो है वो कोशिश करो कि ये सैनिक का प्रयोग कम किया जाए और राजनीतिक और आर्थिक और कूटनीति की तरीका जो है वो ज्यादा किया जाए। तो कंपनी ने भारतीय रियासतों में जो है वो राजनीतिक एवं व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए जो है अपने रेजिमेंट जो है वो नियुक्त कर दिया कि इतना से दूर तक इस रेजिमेंट का देखरेख करना है, इतना से इतना दूर तक ये रेजिमेंट देखरेख करेगा। अब भारतीय रियासतों पर जो है वो सहायक संधि के तहत अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने के लिए रोक लगा दिया गया। देखिए क्या गया कि यहाँ जो भारतीय रियासत जो थे, मतलब जो कि भारत के जो है वो क्षेत्रीय जो सत्ता, क्षेत्रीय साम्राज्य बोला जाए या क्षेत्रीय नवाब बोला जाए, तो उनको जो है कि स्वतंत्र सेना रखते थे, उस पर जो है अंग्रेज रोक लगा दिया कि आप लोग जो है सेना नहीं रख सकते हैं। देखिए कि अंग्रेज क्या करने के लिए आया और यहाँ क्या कर रहा है। कंपनी अपनी सेना रखती थी और इस सेना का रख रखाव जो है खर्च भारतीय को, है ना, मतलब भारत के जो शासक है वो कंपनी का सेना का रख रखाव का जो है पैसा दे, और भारत के जो शासक है वो अपना जो है सेना नहीं रख सकता है। देख रहे हैं यहाँ, तो अंग्रेज कोई भी शासक या रकम नहीं देता था तो जुर्माने के तहत उसके इलाके को कंपनी अपना कब्जा कर लेता था। देखिए अब वहां का शासक जो है कंपनी को नहीं, वहां कंपनी की सेना का रख रखाव के लिए जो खर्च नहीं देता था तो उसको जो है अपना अंडर में जो है वो अंग्रेज कर लेता था।
है ना, मतलब कंपनी सेना रखे, है ना, सेना कंपनी रखे और उसका जो है वो खर्च कौन दे, वहां के शासक दे, स्थानीय शासक दे। और अगर शासक नहीं दे रहा हो तो क्या कर देता था कि वहां को उसका शासन जो है वो क्षेत्र को ही जो है अपना कब्जा में ले लेता था। और उसके बाद अपना जो वहां का शासक है उसको अपना जो है सेना रखने का अधिकार भी नहीं दे रहा था। ठीक है, ये इतना चीज हो रहा था। अवध और हैदराबाद को भी जो है इस तरह से छीन लिया। उसके बाद आता है शेर ए मैसूर टिप्पू सुल्तान के, है ना। तो अब यहां बात हम लोग, काफी चैप्टर लंबा है और वीडियो काफी लंबा बनेगा, तो क्या है ना कि अगर ठान लिए हैं कि इस चैप्टर को अभी खत्म ही कर देना है एक सेशन में, तो खत्म ही कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी ठानिए कि जो चीज अगर ठान लिए हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ना है। तो चैप्टर पूरा करके ही जो है छोड़ा जाएगा। काफी टाइम हो चुका है, अभी लगभग जो है 40 मिनट हो चुका है। ठीक है, और मे भी 20 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 घंटा में आप लोग को जो पूरा पूरा मतलब जो है व्यापार से साम्राज्य तक चैप्टर पूरा द एंड हो जाएगा। शेर ए मैसूर टिप्पू सुल्तान के बारे में हम लोग जानेंगे 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के लिए कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अपनाकर जो है अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को पूर्ति कर लिया था। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके बेटा टिप्पू सुल्तान मैसूर को कमान जो है संभाला। और टिप्पू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली जो है वो राज बन चुका था। टिप्पू सुल्तान के जो पिता हैदर अली थे वो भी अंग्रेज से लड़ते लड़ते ही मारे गए थे। मतलब अंग्रेज से जो है लड़ते लड़ते टिप्पू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, वो जो है वो मरे हुए थे। ठीक है, अब उसके बेटा जो है वो टिप्पू सुल्तान। ठीक है, तो टिप्पू सुल्तान जो है वो काफी शक्तिशाली राजा बन चुका था ये भी, और पिता जो थे वो भी अंग्रेज से लड़ते लड़ते ही मरे थे। अब टिप्पू सुल्तान ने जो है कंपनी के लिए व्यापारिक हितों के पर आघात किया। उसने अपने रियासत में बंदरगाह से चंदन, काली मिर्च, इलायची ये सब रोक लगा दिया कि मेरे बंदरगाह से जो है वो अब चंदन नहीं जा सकता है, काली मिर्च नहीं जाएगा, इलायची नहीं जाएगा, ये सब कहीं नहीं जाएगा। टिप्पू सुल्तान जो थे वो, साथ ही टिप्पू सुल्तान फ्रांसीसियों की मदद से अपने सेना का आधुनिकरण भी कर लिए थे। मतलब फ्रांसीसी लोग जो थे उनके मदद से जो है सेना का आधुनिकरण, मतलब नया नया जो है वो टेक्नोलॉजी, नया नया जो हथियार वगैरह जो है वो कर लिए थे। फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंध से अंग्रेज काफी सशक्त हो गए थे। और टिप्पू सुल्तान ने तुर्की एवं फ्रांस में, है ना, तुर्की और फ्रांस में दूत भेजकर उनका समर्थन प्राप्त किए, है ना। अपना दूत को जो है, दूत यानी कि अपने दूत को जो है वो तुर्की भेजते हैं और फ्रांस भेजते हैं, और उन लोगों से जो है वो मदद मांगते हैं कि हम लोग को समर्थन चाहिए। टिप्पू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज ने मैसूर को खतरे को खत्म करने के लिए सैनिक कार्रवाई शुरू कर दिया था। और टिप्पू सुल्तान ने उसके पिता जो हैदर अली थे वो भी जो है अंग्रेजों से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 1769 वह द्वितीय आंग्ल मैसूर जो है वो 1780 से 1784 में जो है वो कर चुके थे। मतलब जो है कि हैदर अली जो थे वो भी अंग्रेजों के साथ में काफी जो है वो मैसूर में युद्ध कर चुके थे। तो टिप्पू सुल्तान के साथ भी जो है वो अंग्रेज ने 2 युद्ध किए। पहला युद्ध जो था वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और यह युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और टिप्पू सुल्तान के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, तृतीय आंग्ल युद्ध जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टिप्पू सुल्तान के बीच में हुआ था। और टिप्पू सुल्तान जो है इस युद्ध में जो है वो दुश्मनों को काफी अच्छे से जो है वो सामना किया, परंतु जो है विवश होकर अंग्रेज के साथ में जो है वो श्रीरंगापट्टनम में संधि करना पड़ा। मतलब जो है कि उतना अंग्रेज इतना ये नहीं मतलब शक्ति दिखा पाए, तो उसके कारण जो है वो श्रीरंगापट्टनम में जो है वो संधि करना पड़ा। और इस संधि से जो है वो मैसूर को आर्थिक और सामरिक रूप से जो है कमजोर कर दिया गया था। संधि करेगा किसी के साथ में जो है साझेदारी करेगा, है ना, पार्टनर बनेगा तो कमजोर होगा ही। और टिप्पू सुल्तान के लिए जो है अब अंग्रेज, है ना, अंग्रेज से जो है मैसूर को बचाए रखना जो है काफी मुश्किल हो रहा था। और लॉर्ड वैलेंसी ने टिप्पू सुल्तान पर जो है फ्रांसीसियों को अपने यहाँ बुलाकर अंग्रेज के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाकर जो है 1799 में उस पर आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, 4 मई 1799 में जो है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध जो है टिप्पू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। यानी कि जो है कि मैसूर में ये इनके पिता 2 युद्ध लड़े, है ना, और ये अंग्रेज से लड़ते लड़ते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। और उसी तरह से जो है वो टिप्पू सुल्तान भी जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए अंग्रेज से लड़ते लड़ते। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कहानी था। अब आगे जो है मराठाओं के साथ में भी अंग्रेज संघर्ष किया। ठीक है, मराठाओं की शक्ति भी अंग्रेज काफी चिंतित थे। मतलब मराठा लोग भी जो है काफी जो है शक्तिशाली था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद, ठीक है, मराठाओं को जो है कई राज्यों में बांट दिया गया। मतलब पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ उस समय जो है मराठा लोग को अलग अलग जगह में बांट दिया गया। और इस हार के साथ दिल्ली के पूरे देश, है ना, दिल्ली से जो है पूरा देश पर शासन चलाने का उनका सपना जो था मराठाओं का टूट चुका था। उसके बाद सिंधिया, गायकवाड़, होल्कर
और जो है भोंसले अलग अलग जो है राज्यों का शासन चला रहे थे। अंग्रेज व मराठाओं के बीच में 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1782 ईस्वी में, सालबाई की संधि के साथ ये खत्म हो गया था। दूसरा जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में, और पश्चात उसके बाद जो है लास्ट जो हुआ था आगरा व दिल्ली में कई भूभाग में अंग्रेज कब्जे में आ गए थे। और तीसरा युद्ध है ना, तीसरा युद्ध जो था 1817 से 1817 से लेकर 1819 के बाद अंग्रेज ने मराठाओं की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया। और वहां से जो है महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस को 2 प्रसिद्ध मराठाओं योद्धा वहां का शासक थे। मतलब मराठा शासक जो अच्छे शासक जो थे वो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये मराठाओं का शासक थे। अब उसके बाद आता है कि सर्वोच्चता का दावा। लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हैंगस्टिंग भारत का गवर्नर बने और 1813 ईस्वी में भारत आए थे। और हैंगस्टिंग भारत आने से पहले तक जो है मुगल जो है वो सम्राट औपचारिक रूप से जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। मतलब यहाँ की हैंगस्टिंग के भारत आने से पहले जो है मुगल वंश काफी जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, परंतु हैंगस्टिंग के बाद जो है सर्वोच्च की एक नई नीति का शुरुआत किया गया था। इसने जो है गवर्नर जनरल के रूप में भारत में राजनीतिक श्रेष्ठता को बढ़ाने का प्रयास भी किया और भारतीय राज्यों के ऊपर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए जो है वो उसे प्रयास भी शुरू कर दिया था। अब आगे बात क्या हुआ, तो इसके लिए जो है उसने भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने लगा, आवश्यकता अनुसार जो उसको धमकाया भी, परंतु इसका फलस्वरूप उसे विरोध का भी जो है सामना करना पड़ा। जैसा कि कित्तूर पर कब्जा करने के प्रयास में रानी चेन्नम्मा से जो है अंग्रेजों का जो है वो हथियार उठाना पड़ा था। उसी तरह से 1830 के अंतिम दशक में कंपनी रूस में फैलते प्रभाव का संकेत थे। उत्तर में पश्चिम भारत और अफगानिस्तान में सिंध पर जो है विजय के पश्चात भी जो है वो भय कम हो गया था। तो अंग्रेज काफी जो है वो कि मतलब अलग अलग लड़ाइयां जीतने लगे और जीतने के बाद जो है कि ये लोग का मनोबल जो है वो बढ़ते ही जा रहा था। पंजाब में रंजीत सिंह से भी जो है उसे भारी विरोध करना का जो है सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः जो है 1849 ईस्वी में अंग्रेज ने पंजाब पर भी जो अधिकार कर लिया। मतलब इस तरह से देखा जाए कि अंग्रेज आया है ना, आया कहाँ था और कैसे कैसे जो है पूरे का पूरा भारत में कब्जा कर लिया। तो भारत में जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलियम्स या राज हड़प नीति को सहारा लिया। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कि विलय का सिद्धांत, अब पूरा का पूरा जब लॉर्ड डलहौजी, ये प्रश्न आता है कि हड़प नीति जो है किसके द्वारा जो है वो चलाया गया था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार काफी हो चुका था और उसके लिए लॉर्ड डलहौजी जो है वो विलय यानी राज हड़प नीति का जो है वो सहारा लिया। और इसके तहत जो है सबसे पहले वो सतारा 1848 ईस्वी में, संबलपुर 1849 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में और झांसी को इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया कि इन रियासतों में जो है वो कोई भी पुरुष वारिस नहीं, मतलब जो इतना भी नाम बताएं आपको क्या क्या, तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर या झांसी, इसमें जो है भी जो राजा नहीं था बल्कि जो है वहां कोई पुरुष वारिस था ही नहीं, है ना। तो वहां कुशासन का आरोप लगा दिया कि नहीं यहाँ तो गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, यहाँ राजा था ही नहीं, राजा की मतलब रानियां हैं, राजा की बेटियां हैं, ये सब है, तो ये सब शासन कैसे करेगी, स्त्रियां कैसे शासन करेगी। तो कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। उसी तरह से अपने नवाब को गद्दी से हटाए जाने का अवध की जनता काफी विरोध की, नहीं कैसे अवध में जो है जनता लोग था उनको नवाब को जो हटा दिया गया, तो काफी विरोध भी लोग किया वहां का। तो 1857 ईस्वी के महान विद्रोह में सक्रिय भूमिका भी निभाए। डलहौजी ने इस नीति मतलब हड़प नीति द्वारा जो है अपने देसी नरेशों को और उसके प्रजा को असंतोष की भावना भर दिया। मतलब वहां के जो देसी नरेश यानी देसी राजा थे उनको हड़प नीति के थ्रू जो है वो काफी जो है असंतोष होने लगे थे वहां के लोग, तथा अनेक अंग्रेज जो है इनका विरोध भी जो करने, मतलब अंग्रेजों को जो है विरोध का जो है बढ़ावा भी दिया जा रहा था। अब नए शासक और व्यवस्था, है ना। वारेन हैंगस्टिंग 1763 से 1785 ईस्वी को भारत का पहला गवर्नर जनरल बने का सौभाग्य मिला था और भारत में जो है वो अंग्रेजी राज का विस्तार और सुदृढ़ में जो है वारेन हैंगस्टिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अब इसके समय में जो है कंपनी बंगाल, बंबई, मद्रास में सत्ता हासिल कर चुका था और ये 3 कंपनियां प्रशासनीय इकाई में भी थे और इसे प्रेडेंसी भी कहा जाता था। मतलब कौन कौन, बंगाल, बंबई और मद्रास, ये 3 जो था इसको प्रेडेंसी के नाम से जाना जाता था। और वारेन हैंगस्टिंग ने कई प्रशासनीय व फिर तो न्यायिक सुधार भी किए। न्यायिक व्यवस्थाओं के तहत जो है हर जिले में फौजदार अदालत भी बनाए, दीवान अदालत भी बनाए और जिला कलेक्टर दीवानी अदालत के मुखिया होते थे। ठीक है, फौजदार अदालत का काजी एवं मुफ्ती अधीन होते थे और उन पर कलेक्टर का जो है निगरानी रखते थे। और 1773 ईस्वी में जो है वो रेगुलेटिंग्स एक्ट के तहत जो है ये भारत के जो कलकत्ता था उसको सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। मतलब 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम, है ना, कोर्ट जो है वो स्थापना किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, अब जहां की जिला के कलेक्टर का मुख्य काम था लगान का
तथा कर का संग्रह करना, और वह न्यायाधीशों को, पुलिस को, अधिकारियों की सहायता से जो है वो जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। और कलेक्टर है ना, कलेक्टर का कार्यालय होता था, जहां की वह प्रशासन की व्यवस्था चलता था। अब कंपनी की सेना है ना, और भी जो है आप लोग का अभी काफी जो है बच रहा है। तो कंपनी की सेना, तो मुगल सेना की ताकत घुड़सवार और पैदल सेना था। तीरंदाजी है ना, मतलब तीर चलाने वाला, तीरंदाजी और तलवारबाजी का जो है प्रशिक्षण वे लगातार भी लेते रहे थे, तीर भी चलाने के लिए। और ग्रामीण इलाकों में जो है मुगल की सशक्त किसानों की जो है एक बड़ी सेना भी था, मतलब किसान का, मुगल वाला में जो है सशक्त किसान का जो एक बड़ा सेना था। और स्थानीय वहां के मतलब स्थानीय जो जमींदार थे वो भी मुगलों को जो है आवश्यकता अनुसार सिपाही की जरूरत पूरा करने के लिए देते थे। और अवध व बनारस में जो है वो किसान को सेना में शामिल करने के लिए उसके पश्चात उसे प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वे पेशेवर रूप से जो है सैनिक बन सके। कंपनी भी जो है जब अपनी सत्ता सैनिक ताकत की बदौलत बढ़ाने लगा था, तो जुटी हुई उससे है ना, उसने सैनिक की भर्ती का यही तरीका जो है अपनाया था। उसे सिपाही कहा जाता था, मतलब सिपाही लोग सिपाही, उस तरह से जो है वो सिपाही कहा जाता था। तो 1820 ईस्वी के दशक में घुड़सवार की टुकड़ियों की जरूरत कम हो गया था, और पैदल की टुकड़ियों का जो है वो महत्व बढ़ गया था। बर्मा हो गया, अफगानिस्तान हो गया है ना, मिस्र हो गया, ब्रिटिश हो गया, इसमें जो है फौजें लड़ रही थी। और जिसके कारण जो है अंग्रेज अपनी सेना का सशक्त करने के लिए पूरा यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दे रहा था और अनुशासित करना शुरू कर दिया था। और इस कड़ी में जो है अपना सेना सशक्त करने के लिए अंग्रेज कभी कभी जो है वो जाति एवं समुदाय की भी भावनाओं को ध्यान में रखते ही नहीं थे। कल कोई जाति रहे, कोई भी कुछ भी रहे, सब सेना है ना, जिसकी वजह से सेना में असंतोष बढ़ता गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, तो धीरे धीरे व्यापारी कंपनी की एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। भाप के सहारे चलने वाला जहाज भी ये सब ले आया। अंग्रेज अपने परिवार को आसानी से भारत भी ला रहा था और यहाँ से ले भी जा रहा था। पहले उन्हें समुद्री यात्रा करने में 6 से 8 महीना लगता था, लेकिन जहाज जब आया उसके बाद 2 से 3 हफ्ता में जो है पूरा करने लगा। 1857 ईस्वी में जो है भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 63% से लेके और 78% तक जो है भूमि पर ये लोग का शासन हो गया था। तो आप लोग स्टार्टिंग में देखिएगा भारत में जो है 1797 में क्या था और 1840 में क्या हो गया है ना, जो पीला पीला जो दिख रहा है ना, अंग्रेज यहाँ आए थे, यहाँ थे, लेकिन देखिए कि धीरे धीरे जो है वो कहाँ कहाँ फैल चुके थे। तो इस तरह से उसके बाद फिर और भी धीरे धीरे कैसे कैसे जो है 1857 में इधर तक जो है पूरा फैल चुके थे। मतलब इस प्रकार जो है अंग्रेज भारत में काफी फैल चुके थे। और झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था और 1765 ईस्वी में जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई, तब झारखंड को भी जो अपने अधीन में ले गया था ये लोग। झारखंड उस समय बिहार में ही था। और हालांकि इस 6 साल के बाद जो है अंग्रेज सरकार यहाँ कोई भी सीधा प्रशासनिक जो व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया था। इसके बाद जो 18वीं सदी के अंत में इस क्षेत्र का राजस्व वसूली और कानूनी व्यवस्था लागू करने में जो है अंग्रेज को काफी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसका परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेज को कई जनजातीय आंदोलन का भी सामना करना पड़ा था। दीवानी मिलने के 2 वर्ष बाद 1767 ईस्वी में जो अंग्रेज के सिंहभूम में प्रवेश के तुरंत विद्रोह है ना, वहां प्रवेश किया, उसके बाद तुरंत जो है विद्रोह किया गया है ना। मानभूम के अपराध राजा जो जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ जो थे ढाल का नेतृत्व में शुरू किया गया था, जिससे कि ढाल विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। और अंग्रेज के आगमन के साथ में जो है झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता और जो है वो शासन के साथ में जो है वो शोषण का एक नया अध्याय भी शुरुआत हो गया था। 1793 में अंग्रेज के परमानेंट सेटलमेंट के कानून के बाद जो है शोषण और एवं दमन का चक्र जो है तेजी से चलने लगा था और उसके खिलाफ जो है आदिवासी लोग जो है काफी संघर्ष किए थे। तो ये चैप्टर आप लोग को आई होप की समझ में आया होगा। अगर उतने अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो पीछे आप लोग वीडियो को कर करके जो है देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये सारे क्वेश्चन को है आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है टाइप कर लिया गया है, बस खाली जो है आप लोग के लिए जो है वो आंसर का एक वीडियो बना देना है। तो फिर हम लोग इसी तरह से जो है वो हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चीजों को जो है वो तैयारी करते रहेंगे और एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स लाते रहेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।